हेलो एवरीवन। कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शो रहेगा। सुनिए मेरी बात। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स का पूरा चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा और जितना भी इसके संबंधित जितना भी नियम होगा, आज हम बात करें। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, मतलब ये 20 से 40 मिनट का होगा, तो आप समझ लीजिए कि फिजिक्स में मतलब बोर्ड में जितना भी आएगा भौतिक विज्ञान क्लास 10 से आप पूरा साल कर पाइए, क्योंकि 99% हम इस आज की वीडियो में हम पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट होगा प्रश्न, उस इम्पोर्टेंट प्रश्न को भी हम इस पर लिख देंगे, जैसे आप लोग अपने घर पे तैयारी कर सकिएगा। तो बिना देर के स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले हेडिंग है क्लास 10 पूरा बुक का फिजिक्स। तो एक ही वीडियो में हम पूरा बुक का फिजिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे साथ मेरा सपोर्ट करेंगे तो प्लीज कमेंट में लाइक कर दीजिए और जिद कर लिखिए। क्या लिखिए? कमेंट में सबसे पहले लिखिए जिद कर। क्या करना है आपको? कमेंट में लिखना है जिद कर। क्या लिखना है आपको? जिद कर। सबसे पहले आप लिखिए कमेंट में जिद। जिद कर कितना परसेंट के लिए? 90% के लिए। कम से कम आप सबसे पहले आप जिद कीजिए अपने अंदर से कि मुझे 99% लाना है या 90% लाना है या 80% लाना है, और उसके हिसाब से मेहनत करना जारी रख दीजिए। तो कुछ देर की खामोशी है, आज पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका चैप्टर। तो चैप्टर नंबर फिजिक्स का पहला आता है जिसका नाम है द फर्स्ट चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले समझिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए प्रकाश तो हमारे दुनिया नहीं पूरा विश्व में हमें किसी वस्तु को देखने के लिए जिस सुग्राही यंत्र की आवश्यकता होती है उसे हम प्रकाश कहते हैं, लाइट कहते हैं। अब समझेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से मतलब जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पे टकराता है तो टकरा कर पुनः उसी मार्ग में लौट जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं परावर्तन। परावर्तन का दो नियम है बाबू, सुनिए। पहला नियम है कि आपतित किरण जो आ रही है वो किरण और जो जा रही है वो किरण, मतलब आने वाला किरण और जाने वाला किरण और जब बिंदु पर मिल रही है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब यह है आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होती है। तो आओ सनम जाओ सनम आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब समझेंगे हम लोग अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश दो माध्यम में हो, मतलब जो दो माध्यम होता है तब अपवर्तन की घटना शुरू होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से हल्का सा विचलित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन का भी दो नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। दूसरा नियम है आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और एक ही तल में होते हैं इसमें। और अपवर्तन में एक और नियम है जिसका हम कहते हैं स्नेल का नियम। तो दूसरा नियम हमने मिस्टेक कर दिया है, ध्यान सुनिएगा कि आपतित किरण मतलब आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम, ठीक है। वो अपवर्तनांक आपका क्या कहलाता है? नियतांक अपवर्तनांक कहलाता है, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो मोटी बात ये परावर्तन अपवर्तन। तो परावर्तन में होता है आपका एक माध्यम रहेगा चलेगा, लेकिन अपवर्तन में दो माध्यम। अगर कुछ भी नहीं आएगा तो पेपर में क्या लिखेगा? अपवर्तन या परावर्तन या अपवर्तन भौतिक विज्ञान की एक परिघटना है जो प्रकाश पर आधारित है। इतना तो लिख पाइएगा ना।
और आएगा तो और जोड़ के लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसमें कुछ मोटी मोटी बातें हैं उसको बात कर लेंगे। जैसे इसमें आता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है लेंस की क्षमता। क्या आता है? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। क्या है? पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता का मतलब होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को। क्या होता है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को मतलब लेंस की क्षमता का मतलब होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता यानी पावर होता है, तो इसे हम दर्शाते हैं पी से। और इसका फार्मूला होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो एफ का उल्टा कर देंगे। और देखिए यह जो लेंगे हम इसको कितना मिलेंगे? इन मीटर मिलेंगे। क्या लेंगे? मीटर मिलेंगे, ठीक है, मीटर में। तो लेंस की क्षमता आपको समझ में आ गया। अब आता है कि लेंस की इसकी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या पूछता है? मात्रक बताइए। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है आपका डायोप्टर। क्या आता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर होता है, यानी डी से हम लोग इसे दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, इसे डी से हम लोग दर्शाते हैं। अगर एक सवाल आपसे पूछते हैं, अगर किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? आपको बताना है कमेंट में। इसके आंसर दीजिए कमेंट में, जल्दी हम देख रहे हैं। अब बात करेंगे इसके बाद एक और आता है प्रश्न जिसका नाम है विवर्तन। क्या आता है? विवर्तन। तो देखिए आपको पेपर में क्या पूछेगा, पहला बात यह है तो आपको यह पूछ सकता है परावर्तन या अपवर्तन या विवर्तन। विवर्तन सुनो, तो आपको 3 चीजों में से एक पेपर में जरूर पूछेगा। तो परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन, इन तीनों को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 2 को तो हम बता दिए हैं, एक नहीं बताए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब समझिए, अब हम बात करेंगे कुछ केसेस की। तो परावर्तन और अपवर्तन और विवर्तन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं लेंस और दर्पण की, डायरेक्ट बात कर रहे हैं लेंस और दर्पण की। तो लेंस इधर कर रहे हैं दर्पण, क्या कहेंगे? दर्पण। और इधर कहेंगे लेंस, क्या कहेंगे? लेंस। लेंस। देखिए लेंस और दर्पण में अंतर क्या है? लेंस का मतलब होता है किसी वस्तु की मतलब ये भी डिनोट करता है, मतलब वस्तुओं पे रिलेवेंट है, बस समझने फार्मूला इसका बल है। तो अगर हम बात करें इसके फार्मूला की, दर्पण फार्मूला 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। क्लियर। अब बात करेंगे हम इसमें आवर्धन की। इसमें आवर्धन जो होता है -V/U। देखिए पहले F का मतलब फोकस दूरी, V का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, U का मतलब होता है वस्तु की दूरी। तो ऊपर क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु क्या है? V क्या है? U क्या है? वस्तु की दूरी। अब इसको हम इस तरह लिखाते हैं कि H'/H मतलब प्रतिबिंब का साइज बटे बिंब का साइज, ठीक है। अब समझिए इसका लेंस का क्षमता क्या होगा? लेंस का क्षमता क्या होगा? क्षमता। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/F। क्या होगा? 1/F माइनस में इन मीटर। क्या होगा? इन मीटर मिलेंगे। अगर जब भी हम इसका सॉल्व करेंगे ना, तो जो फोकस दूरी होगा उसको मीटर मिलेंगी, या 100 से हम गुणा करेंगे तब सेंटीमीटर मिलेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो फोकस होगा किस में मिलेंगे? हम मीटर मिलेंगे, मीटर में मान रखेंगे। तो मीटर में हम लोग मान रखेंगे। समझिए सबसे पहले जो दर्पण में इसका फॉर्मूला लगेंगे, दर्पण में प्लस, ठीक है, और आवर्धन का मतलब यह हो गया। क्लियर। अब समझिए वही हम लेंस की बात करें, एक और फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। इसमें यम आवर्धन का एक और फार्मूला देगा। अगर आपको कहे केवल फोकस दूरी है, क्या है? फोकस दूरी, और फोकस दूरी है माइनस कर दीजिए U।
मतलब वस्तु की दूरी देगा और फोकस दूरी देगा, और डायरेक्ट आपसे पूछेगा आवर्धन तो आप लोग डायरेक्ट इस फार्मूला को याद रख लीजिएगा, ये भी आपको बहुत काम देने वाला है। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे हम लेंस के बारे में। तो लेंस में देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, 1/f बराबर 1/v 1/u। अब लेंस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लेंस में यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आवर्धन की बात करेंगे तो आवर्धन, मैग्निफिकेशन की बात करें तो यम, तो यम का मतलब क्या होगा कि यहाँ v/u हो जाएगा, क्या होगा v/u, h डैश अपान h होगा। क्लियर। अगर लेंस की क्षमता की बात करें, किसकी क्षमता के बारे में बात करेगा, क्षमता, लेंस की क्षमता की बात करेगा तो P बराबर, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या देंगे 1/f कर देंगे इन मीटर। तो यहाँ समझने की बात यह है कि सब लोग आपको फार्मूला पढ़ा देंगे लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे कि दर्पण में यह प्लस होगा कि माइनस होगा। तो समझिए दर्पण में प्लस होगा और लेंस में जो है इसमें माइनस होगा, आवर्धन इसमें माइनस होगा तो इसमें प्लस होगा, लेंस का क्षमता इसमें माइनस तो इसमें क्या होगा प्लस होगा। और एक और फार्मूला है तो इसमें भी एक फार्मूला बन जाएगा यम बराबर एफ, तो एफ प्लस यू। इस फार्मूला से आपको यह सीख मिलेगा कि अगर आपको फोकस दूरी देगा और वस्तु की दूरी देगा तो आप आवर्धन की आवर्धन को आसानी से ज्ञात करेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगा और इसमें टाइम भी कम लगेगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, आपके सामने किताब भी है तो किताब देख लीजिए, किताब हम यहाँ लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, अपवर्तनांक के बारे में। तो यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि टाइम भी नहीं है ना। अब देखिए अपवर्तनांक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या पढ़ेंगे, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक समझिए, अपवर्तनांक अपवर्तन पर आधारित एक घटना है, यह प्रकाश की घटना है, यह भौतिक विज्ञान की घटना है। लिख सकेंगे पेपर में, कोई गलत नहीं कर सकता है। अब समझिए, जब आपतन कोण की ज्या sin i अपवर्तन कोण की ज्या sin r का अनुपात एक नियतांक होता है, उस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम यंश दर्शाते हैं, यंश से। इसका फार्मूला होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और माध्यम कितना होगा वो आपको सवाल में दिया रहेगा। अब इसको हम सिंपल भी लिख सकते हैं, n बराबर क्या होगा, इसके निर्वात का मतलब c होता है और इसका मतलब क्या होगा cm होगा, क्या होगा cm हो जाएगा। तो यही आपका एक और फार्मूला बन गया। इसका मान तो आपको मालूम होना चाहिए, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर आपसे अपवर्तनांक पूछेगा तो यह आपको मान सवाल में देगा, अगर आपको यह पूछेगा तो यह देगा, यह आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर। तो अपवर्तनांक का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, प्रोसीडर। अब यहाँ हम बात कर लें इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई थ्योरी है वो है लेंस की क्षमता। क्या है, लेंस की क्षमता। क्या है, लेंस की क्षमता। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका विवर्तन। क्या है, विवर्तन तथा वो अपवर्तन। तीसरा है आपका अपवर्तनांक। क्या है, अपवर्तनांक। तो पहला चैप्टर में है, क्या है, लेसन
लेसन फर्स्ट में जो है आपका इम्पोर्टेंट वो है आपका इतना। तो लेसन फर्स्ट में इम्पोर्टेंट 3 है, लेंस की क्षमता, विवर्तन, अपवर्तन और अपवर्तनांक है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड। क्या बात करेंगे? चैप्टर नंबर सेकेंड। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी ले लो। चलो। ला 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 ला, कैसे कहूँ मैं तुम्हें, इधर जाऊं उधर जाऊं, कसमकस में हूं, किधर जाऊं, मुझको बता दे मेरे रब्बा, खत्म कर दे सफर। देखो सफर नहीं, सफर अभी जारी रहेगा। अब बात करेंगे चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत विद्युत धारा। क्या? हाँ, विद्युत धारा। तो अब हम बात करेंगे विद्युत धारा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो विद्युत धारा समझिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट्स, any conductor is flowing of electrons is called of electric currents। आप समझो विद्युत धारा। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका ओम्स की नियम। क्या आता है? ओम का नियम। क्या आता है? ओम का नियम। ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है समझिए ध्यान से। ओम का नियम समझिए। ओम का नियम तो किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत होने पर उसमें बहने वाला धारा, तो बहने वाला धारा मतलब कोई चालक है, मान लीजिए चालक क्या है, इसमें बह रहा है धारा आई और इसके सिरों में उत्पन्न हो रहा है विभवांतर भी। तो मतलब आई का मतलब विद्युत धारा और भी का मतलब विभवांतर। तो किसी चालक में प्रवाहित धारा आई उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। जो जो विद्युत धारा होता है उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। कामा इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। जब आप लोग इसको हटाइएगा तो क्या होगा? एक नियतांक आएगा जो आर होगा, जहां आर क्या है? आपका नियतांक है। क्या है? नियतांक। और इस आर को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। एक लाइन में क्या बोलते हैं? इसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अब हम बात करेंगे तो इसमें पहला, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपका? ओम का नियम। क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है इसका प्रतिरोधों का संयोजन। तो इसमें पहला फॉर्मूला होता है एक बटे, इसमें श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होगा? श्रेणी क्रम में। क्या होगा? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होता है आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। और आपका पार्श्व क्रम होता है। क्या होता है? पार्श्वीय क्रम, पार्श्वीय समांतर, समांतर क्रम होता है। क्या होता है? समांतर क्रम। इसमें क्या कर देंगे हम लोग? बट्टे में बोल देंगे। एक बट्टे आर बराबर एक बट्टे R1 प्लस एक बट्टे R2 प्लस एक बट्टे R3। यह समझ में आ गया? तो इस चैप्टर में से आपको जनरली आपको सवाल पूछा जाएगा, तो इसमें यह फॉर्मूला याद रखना है। इसके अलावा भी आपको हम बता रहे हैं दो तीन और फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो एक और फॉर्मूला है जो होता है विद्युत धारा आई बराबर होता है आवेश Q बटे T। यह एक याद रखना है। क्लियर? और एक और होता है V बराबर W बाई Q। तो विभवांतर मतलब होता है कार्य बटे आवेश। समझ में आ गया? और समझिए हम लोग बात करेंगे शक्ति की। क्या करेंगे? शक्ति। शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता, इसको भी पी से कार्य मतलब W बट्टे
टी। अब यहाँ समझिए, यहाँ आपका कर सकते V इंटू क्यू बराबर डब्ल्यू कर सकते हो ना। अब डब्ल्यू की जगह इसको रखिए वी आई को, तो क्या होगा P बराबर डब्ल्यू की जगह पे क्या रखोगे, इधर रखोगे V इंटू क्यू बटे टी, रख सकते हो। अब जानते हो कि आई बराबर होता है क्यू बटे टी, तो इस क्यू और बटे टी की जगह पे क्या रखोगे आई, तो P बराबर होगा V इंटू आई। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक और इसमें क्या है, शक्ति। क्या है, शक्ति। किसी परिपथ में शक्ति कितना है, शक्ति कितना है, शक्ति। तो शक्ति क्या होगा, P बराबर V आई। आपको यह याद रखना है। क्लियर। अब हम बात करेंगे इससे भी एक और इंपॉर्टेंट सेशन जिसका नाम है इधर जाऊं हाँ। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या बात करेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। किस प्रकार एक विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ देर की खामोश है, फिर एक शोर आएगा। सुन ले भाई, कुछ देर की खामोश है, फिर एक शोर आएगा। आपका तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा एक दौर आएगा। अब समझ लीजिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा आवेश प्रवाह के कारण होता है, जो उसे कहते हैं विद्युत धारा। और आवेश प्रवाह के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, आवेश प्रवाह का जो क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले इस चैप्टर में आता है आपका परिनालिका। क्या आता है, परिनालिका। तो अध्याय क्या लिखना है, चैप्टर 13। सबसे पहले आपका हेडिंग है, उसका नाम है परिनालिका। क्या पढ़ना है, परिनालिका। तो मतलब चलिए, फ्यूज लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम था, समझिए। परिनालिका क्या है, परिनालिका। तो अब बात करेंगे परिनालिका। तो किसी विद्युत रोध पाइप में पास पास तांबे के तार को लपेटने पर जो यंत्र या जो संरचना हमें प्राप्त होता है, उसे परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। मान लीजिए क्या है, आपका एक पाइप है। इस पाइप पर हम कोई तांबे का तार को पास पास लपेट देंगे। जब पास पास लपेट देंगे, तो ये जो संरचना बनेगा और तैयार होगा, उस संरचना को क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिनालिका बोलेंगे। तो समझिए, परिनालिका का मतलब होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कारण। तो हमको यह समझना चाहिए कि परिनालिका का उपयोग क्या करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए परिनालिका का उपयोग करते हैं। और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। इतना समझ में आ गया। तो परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, न कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिनालिका द्वारा हम प्रतिरोध की गणना नहीं कर सकते हैं। अब समझिए कि हम लोग इसमें दो चीज आता है। एक आता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। क्या आता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं बायां हाथ का नियम। दूसरा है आपका फ्लेमिंग। देखिएगा कितना ट्रिक है मेरे पास, सबको ट्रिक से याद करो। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम।
क्लियर। मक्खन है तो मक्खन है। आपको अब हम बता रहे हैं अपना मैजिक्स क्या है। हमारे जहाँ फ्लेमिंग है, तो फ्लेमिंग का सबसे पहले आपको समझना है बाएं हाथ का नियम कि दाएं हाथ का नियम। तो आपका कमेंट है कि बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से फैलाया कि जो अंगूठा है और तर्जनी है और मध्यमा उंगली है परस्पर आपस में लंबवत हो। तो आपकी जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा और बीच वाली उंगली है वह विद्युत धारा को दर्शाएगा। तो इस प्रकार जो अंगूठा है वह बल की दिशा को बताएगा। इस नियम को फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि तर्जनी तर्जनी किसको दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र को। मध्यमा उंगली मध्यमा उंगली उंगली विद्युत धारा को किसको? विद्युत धारा को। अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। तो समझने का बात यह है, फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के उंगलियों को इस प्रकार फैलाया कि ये तर्ज देखिए, जो बीच वाला उंगली है ये क्या है? आपका अंगूठा है। और ये बीच वाला उंगली है ये क्या है? छोटी उंगली है। तो अंगूठा और बीच वाला उंगली के बीच में जो उंगली होता है उसे बोलते हैं तर्जनी। फ्लेमिंग ने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड्स रूल्स के अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को मतलब अंगूठा और बीच की उंगली और तर्जनी को इस प्रकार फैलाया कि तीनों परस्पर आपस में लंबवत हो। तो तर्जनी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, मध्यमा वाली उंगली मतलब बीच का उंगली विद्युत धारा की दिशा बताएगा। तो इस प्रकार जो अंगूठा है वो बल की दिशा बताएगा। क्लियर। इस नियम को फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। अब समझिए दाएं हाथ के नियम में क्या होगा। तो दाएं हाथ के नियम में आपको बस चेंज करना है तर्जनी। क्या है? तर्जनी। यह क्या है? मध्यमा उंगली। क्या है? मध्यमा अंगुली अंगूठा। तो फ्लेमिंग्स के बाएं नहीं दाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग ने अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाया कि अंगूठा और बीच की उंगली और तर्जनी परस्पर आपस में लंबवत हो। तो अब तर्जनी आपको इसमें भी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को अंगूठा मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। तो अंगूठा आपको चालक की गति बताएगा। चालक की गति की दिशा चालक की वेग की दिशा बताएगा। मतलब दाएं और बाएं में अंतर यही है, इसमें अंगूठा बताएगा बल की दिशा, इसमें अंगूठा बताएगा चालक की वेग की दिशा। एक बार समझ लीजिए। तो फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग्स के दाएं हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड्स रूल्स फ्लेमिंग्स राइट हैंड्स रूल्स अकॉर्डिंग टू जो इसका अंगूठा होता है और बीच की उंगली होती है तर्जनी होती है परस्पर लंबवत। अंगूठा बीच की उंगली और तर्जनी परस्पर दोनों में क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, इसमें भी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, इसमें भी बीच की उंगली विद्युत धारा को और इसमें भी बीच की उंगली विद्युत धारा को। बस फर्क यह है कि बाएं हाथ में जो अंगूठा है वो बल को दिखाएगा, जबकि दाएं हाथ में जो अंगूठा है वो चालक की गति को दिखाएगा। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। समझिए। अब समझने का बोर्ड के दैनिक जीवन से बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स इसको अब हम समझ लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसके अलावा कुछ और नए टॉपिक पे। तो हम इसको मिटा दें, आपकी आज्ञा हो तो।
तो अब हम बात करेंगे एक और चैप्टर है जिसका नाम है मानव नेत्र का रंग बिरंगा संचार। क्या है उसका नाम? है मानव नेत्र। क्या नाम है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो यह चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस चैप्टर में हम बेसिक क्या आपको ट्रिक्स बताएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है आपका जिसका नाम है, उसका नाम है समंजन क्षमता। क्या है? समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता समझिए, अभिनेत लेंस की वो क्षमता जिससे कारण अपनी अभिनेत लेंस की वो क्षमता जिससे कारण कोई वस्तु अपने फोकस दूरी को समायोजित कर ले, उसे क्या कहेंगे? समंजन क्षमता कहेंगे। क्या बोलेंगे? समंजन क्षमता। अब हम बात करेंगे दृष्टि दोष। तो सबसे पहले आता है इसमें निकट दृष्टि दोष। इसके बाद आता है दूर दृष्टि दोष। मतलब निकट दृष्टि को बोलते हैं मायोपिया और दूर दृष्टि को बोलते हैं हाइपरपिया। तो तहारपिया कहाँ? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि को बोलते हैं हाइपरपिया। तो तहारपिया कहाँ? समझो यहाँ। अब बात करेंगे हम प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बात करेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? एक और प्रश्न है जिसका नाम है मानव नेत्र। मानव क्षेत्र नहीं चलो मानव नेत्र। अब एक एक टॉपिक को पढ़ते हैं। समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिससे कारण कोई व्यक्ति अपने फोकस दूरी को समायोजित कर ले, उसे क्या बोलेंगे? समंजन क्षमता बोलते हैं। अब बात करेंगे निकट दृष्टि दोष। ऐसा दृष्टि दोष जिसके कारण कोई वस्तु निकट रखी कोई वस्तु को देख ले जबकि दूर की वस्तुआ को नहीं देख पाए, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा कोई वस्तु जिसे निकट की वस्तु दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष होने पर व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग? अवतल लेंस का किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष जिसके कारण कोई वस्तु दूर रखी वस्तु को देख ले लेकिन नजदीक में ना देख पाए, पर नखरा चुद रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? दूर दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? दूर। इसके लिए जो जिसका उपयोग करते हैं उसे कहते हैं उत्तल लेंस। समझिए निकट 1 2 3 4, 3 के बाद 4, दूर, 2 के बाद 1 2 3। तो जे में 2 के में क्या हो? 2। तो बताइए 2 से 3 और 3 से 4। कहने का मतलब यह है दूर में 2 गो अक्षर बा तो हई उपयोग में 3 गो बा, हे में बाटे निकट में 3 गो तो अवतल में 4 गो बा, तो अवतल का उपयोग होगा। अब बात करेंगे हम लोग कि प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है। जब प्रकाश किरण वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से टकराता है तो धूल कण वायुमंडल में चारों ओर फैल जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। कहने मतलब इतना है जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका परिकीर्णन कम। मतलब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो लाल रंग का परिकीर्णन कम, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम तो उसका परिकीर्णन ज्यादा। जाना का तरंगदैर्घ्य ज्यादा हो उसका परिकीर्णन कम हो। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना जिस प्रकार होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। अब मानव नेत्र समझेंगे। तो मानव नेत्र क्या है? हमारा नेत्र है
इसमें एक रेटिना है, एक कार्निया है, एक स्वच्छ मंडल है, और इसके बारे में और भी बड़ी तालिका भी है। इसके बारे में हम एक और वीडियो बना दी है, आप जाइए अहमद एनसीईआरटी वाला को सर्च कीजिए और मानो ना तो लिखिए और आ जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपकी पूरे जो झंझट था उसको हमने मतलब कंसीडर कर दिया, कंसेप्ट के साथ आपको समझा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज भारत में विश्व में इसको शेयर कर दीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग, लाइक कीजिए, लाइक थपथपाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।